नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो अपन के पर्यावरण अध्ययन का जो बैच है फतेह बैच, उसकी आज 40वीं क्लास है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था, किसके बारे में चर्चा की थी। तो देखो अपने लगभग कंप्लीट हो चुका सजीव जगत। सजीव जगत में एक दो चीजें बची थी, कौन कौन सी है वो है पादप व जंतुओं की जातियां, संरक्षण एवं कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियों के बारे में ये पढ़ लिया था। और पादप जगत है वो इसमें विज्ञान वाले में शामिल हो जाएगा। पादप व जंतुओं का जो संगठन है इसमें शामिल हो जाएगा। और कृषि पद्धतियां हैं वो अपन ने व्यवसाय में पढ़ लिया था। व्यवसाय है जो पढ़ा था उसमें कृषि पद्धतियों के बारे में चर्चा कर ली थी। तो जो आपने इकाई है 8 नंबर नहीं 7 नंबर वो हो चुकी कंप्लीट। और आज अपन सीधे इकाई नंबर 8 पे चलेंगे और वो है जल और वन। शुरुआत करते हैं जल से और वन से, यानी इसमें भी अपने अलग अलग है जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं जल। जल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में वन। तो अब ये 2-3 इकाई जो बची है वो अपन जल्दी फ्री कर देंगे। और इसके अलावा विज्ञान की जो क्लास है वो भी अपन 2 या 3-4 क्लासों में कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जल से। हाँ जी, जल। जल तो पता ही है, जिसे अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, है ना, इतना तो सबको पता है। और छोटा आजन भो कहता है, वही है जल। नीर तो वही। हाँ, जल मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बना यौगिक है। किस किस से? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनता है। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। जल का जो अणुसूत्र है H2O, हाइड्रोजन के 2 यौगिक और ऑक्सीजन के 1, H2O। इसलिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, हाँ, रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1, हाइड्रोजन के 2 व ऑक्सीजन के 1, यानी किस किस से बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद में ये जल बनता। देखो ऑक्सीजन इसमें भी शामिल है। हाँ, यहां ध्यान देखो, सामान्य दाब पर इसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। कब? जब सामान्य दाब हो तो इनका न्यूनतम हो वो 0 डिग्री, और क्वथनांक है वो कितना? 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, सामान्य दाब पर जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक क्या होता है? कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हाँ, ये भी ध्यान रखो, जल का सर्वाधिक घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितनी? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यहां तक हुई नॉर्मल बातें। अब देखो जल का विस्तार, वितरण। ठीक है, जल का वितरण पृथ्वी की सतह पर लगभग 71%, 70 से ऊपर, लगभग 71% भाग पर जल से आच्छादित है। कितने? लगभग 70-71% भाग है वो किससे? जल से आच्छादित है। ठीक है, यानी ढका हुआ जल है। अर्थात पृथ्वी के 3/4 भाग, कितने? 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। 3/4 हो गया, लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। तो ये कितना हो गया? पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है। देख लो, जल बहुत ज्यादा, फिर भी अपने यहाँ कमी। अपने यहाँ क्या है? कमी की कमी रहती, लेकिन इतना जल है फिर भी कमी। भूमिगत जल कम है, मीठा जो पानी जो पीने योग्य है वो बहुत कम है, इसलिए यहां पर कमी आती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहा जाता है। आपने आगे टॉपिक और है सौरमंडल। ठीक है, और उसका फैक्ट भी मैंने दिया, ध्यान रखना पर्यावरण अध्ययन में। ये जो सौरमंडल वाला फैक्ट अभी मिला है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। और भी आगे फैक्ट बनाएंगे, वन से संबंधित भी बना देंगे।
ठीक है, लेकिन ये फैक्ट भूलना मत, फैक्ट, क्योंकि आरएस में भी जो करंट के फैक्ट दिए थे वो सीधे सीधे मिले थे, हालांकि दूसरे भी फैक्ट बहुत मिले हैं, लेकिन करंट वाले जो मैं कह रहा हूं वो सीधे सीधे मिल रहे थे। ठीक है, तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। इसी प्रकार मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 97% भाग है वो महासागरों में पाया जाता है, और बाकी जो 3% जल है वो क्या है? अपने पीने योग्य है। ये देखो, पृथ्वी पर मौजूद जल का 97.5, यही है ना, लगभग 97.5% जल है वो क्या है? खारा पानी है, यानी महासागरों में मिलता है। कितना? 97.5% जो पानी है वो महासागरों में मिलता है, और वो खारा है। क्या है? वो खारा पानी है। और 2.5% जल है वो मीठा है, जो कि पीने योग्य है। कितना? सिर्फ 2.5% जल वो अपने पीने योग्य है। इतना जल है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, फिर भी पीने योग्य जल है वो अपने कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2.5%। कितना है? 2.5% जल पीने योग्य। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ। महासागरों के अलावा शेष जल हिमनदों, मीठे पानी की झीलों, नदियों में पाए जाते। इसके अलावा भूमिगत जल भी है। क्या है? भूमिगत जल जो भी मीठा है वो भी है। ये जो जल है ये अपने पीने योग्य है। महासागरों में तो खारा पानी है। महासागरों में क्या है? खारा पानी, जो कि पीने योग्य है ही नहीं, जो पीने योग्य नहीं है। बाकी जो जल है वो जैसे हिमनद है, नदियां है, झीला है, इसमें जो पाए जाते हैं वो क्या है? मीठा है और पीने योग्य है। ठीक है, ये है 2.5 में शामिल। किसमें? 2.5% जो जल है उसमें ये शामिल है। ठीक है, इसमें ये जो जल है यहां से अपन को प्राप्त होता है। नदियां, झीलें, झरने जो भी है ना, बरसात का पानी जहां से आते हैं वही पानी अपने पीने योग्य। बर्फ से बर्फ पिघलती है तो वो पानी पीने योग्य बनता है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है, जबकि स्थलों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। कितनी? महासागरों की औसत गहराई कभी पूछे तो वो लगभग 3800 मीटर, लगभग 3800 मीटर है। हाँ, महासागरों की गहराई मापने की इकाई फैदम, फैदोमीटर या फैदम। ये क्या है? महासागरों की गहराई मापने की इकाई है। ठीक है, हाँ, फिर देखो पृथ्वी पर कुल कितने? 5 महासागर। 5 महासागर है ये। नाम मुख्य तौर पे देख लो आप। एक है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तीसरा है अटलांटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, और 5वां है आर्कटिक, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। कौन सा? उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर। ये जो 5 महासागर है, और मुख्यतः जो चर्चा होती है वो इन 3 महासागरों की होती है, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक। इन 3 महासागरों की मुख्य रूप से बात होती है। ठीक है, हाँ। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, जबकि सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक कौन सा है? उत्तरी ध्रुव महासागर जिसे कहा जाता है ना, वही आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव महासागर, वो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, जो कि त्रिभुजाकार है। किस आकार का है?
त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर किस आकार का है? त्रिभुजाकार है। हाँ, विश्व का सबसे गहरा ग्रत मैरियाना ग्रत, जो कि 11,022 मीटर का, कितना 11,022 मीटर, जो प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश के पास है। कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे गहरा जो ग्रत है वो कौन सा है? मैरियाना ग्रत। हालांकि प्रशांत महासागर में कुल ग्रत, प्रशांत में कुल ग्रत कितने हैं? 32 है। प्रशांत महासागर में कुल ग्रत कुल ग्रत 32। कितने? 32 है। उसमें से सबसे गहरा जो ग्रत है वो है मैरियाना ग्रत, जो कि फिलीपींस देश के पास है। ठीक है। प्रशांत महासागर में एक हवाई द्वीप है। कौन सा हवाई द्वीप है? इसको क्या है? प्रशांत महासागर का चौराया कहा जाता है। क्या कहा जाता? चौराया। चौराया होता ना, 4 दिशाओं से रास्ते निकलते, वही चौराया। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराया कहा जाता है। किसको? हवाई द्वीप को। ओके, हवाई द्वीप है, उसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। बढ़े आगे। हाँ, इसे अग्नि मेखला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो तटीय इलाका है वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप जो ये घटनाएं होती हैं वो होती हैं। आगे देखो, विश्व का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर, जो अंग्रेजी के एस आकार का है। किस आकार का? एस आकार का है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। कौन सा महासागर कहा जाता है? अंध महासागर इसे कहा जाता है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसमें अगर ग्रत की बात करें तो इसमें ग्रत लगभग 19 है। एक बरमुंडा ट्रायंगल आपने नाम सुना ही होगा, जहां से जहां एक स्थान है जिसके ऊपर से अगर हवाई जहाज भी जाते तो वो अपने जो कैच कर लेता और समुद्र में डुबा देता। वो बरमुंडा ट्रायंगल भी इसी में है। किसमें? बरमुंडा जो ट्रायंगल है वो भी इसी महासागर में है। किसमें? अटलांटिक महासागर में है। देखो, अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अब पीछे बचा हिंद महासागर, जो कि हिंद महासागर किस आकार का है? हिंद महासागर एम आकार का। किस आकार का है? एम आकार का, अंग्रेजी के एम आकार का है। और ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। ठीक है, वो हिंदुस्तान से इसका नाम हिंद महासागर हो गया। हिंदुस्तान के जो भारत है ना, भारत का नाम हिंदुस्तान है, उसके जस्ट नीचे जो है महासागर वो हिंद महासागर है। इसमें भी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अलग अलग भागों में ये बंटा है। ठीक है, ये आपने जल था, जल के बारे में थोड़ी सी चर्चा। ओके, अब बढ़ते हैं वन। अब दूसरा आपने चैप्टर है, इसी में वन। क्या है? वन। वन क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन। किसे कहा जाता है? वृक्षों व झाड़ियों से ढके तो बहुत बड़े भाग को क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। छोटे जो भाग है वो अलग है, जो बड़े भाग है विस्तृत वो है वन कहलाता है। किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, झाड़ियां, घास, काई आदि को सम्मिलित रूप से वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति। ये जो होता है ना, छोटे वृक्ष है, छोटे छोटे पौधे हैं, झाड़ियां हैं, घास है, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वनस्पति। अलग अलग अगर कहेंगे तो जैसे पौधे है तो पौधे कह लेंगे, और सम्मिलित रूप से अपन वनस्पति कह देंगे। ठीक है, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है ये? हाँ, प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय है। अब वन संवर्ती सूची का विषय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वन की कौन सा विषय? संवर्ती सूची का विषय। संवर्ती सूची में राजी भी थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं नियम, लेकिन सर्वोपरि किसका होगा?
वो केंद्र का योग। 3 सूची है ना, 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक होती है संघ सूची, ठीक है, इसमें कानून कायदे सारे केंद्र सरकार बनाती है। दूसरी है राज्य सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। हाँ, तो ये जो आपने 1 है वो समवर्ती सूची का विषय। भारत में प्रति वर्ष 1 से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। कब? 1 से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। और ये वन महोत्सव 1950 से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अभी जो 2024 में हुआ वो 7 अगस्त को हुआ था। 75वां वन महोत्सव 7 अगस्त को हुआ था, 75वां वन महोत्सव। सात अगस्त को हो ना, 7 अगस्त को बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है, दुद्धू में हुआ। बढ़े आगे, चलो। हाँ, यहां तक ये चीजें हो गई। अब देखो भारत में वन से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से, यानी वन विकास के लिए प्रमुख जो संस्थान होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वन प्रबंधन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वो है भोपाल। भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। फिर गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये अल्मोड़ा में, ठीक है। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान, यह है देहरादून। देहरादून किस राज्य की राजधानी है? आपने उत्तराखंड की राजधानी, जहां पर अभी 38वें यूथ गेम्स होने वाले। हाँ, फिर है वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान भारत का ये है देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई स्थापना? वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। इसके 4 प्रादेशिक कार्यालय, 4 प्रादेशिक कार्यालय भी है इसके। कितने? 4 प्रादेशिक कार्यालय। ठीक है, ये देखो शिमला में है, शिमला मिर्च, ठीक है। फिर है आपने कोलकाता में, कौन सा कत्ता? कोलकाता में भी है, और नागपुर में भी है। कहां पर है? देखो शिमला, नागपुर, कोलकाता, और कौन सा पीछे बता? चौथा एक और है, हाँ बेंगलुरु, एक है बेंगलुरु। ये 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, ठीक है। किसके? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ये क्या करते हैं? अपने वन रिपोर्ट यही जारी करता है। वन रिपोर्ट जो जारी आता है ना प्रत्येक 2 साल में, यही करता है। भारत वन सर्वेक्षण देहरादून, यही है, ठीक है। भारत वन सर्वेक्षण देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। किसके? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और इसके वर्तमान में मंत्री आपने राजस्थान के सांसद ही, ठीक है। हाँ, इसका काम देश में वन सर्वेक्षण करना और वन संसाधन का आकलन करना है। इनका काम क्या है? वन सर्वेक्षण करना और वन रिपोर्ट जारी करना। हाँ, फिर भारतीय वानिकी संस्थान, यह है देहरादून में। कौन सा? भारतीय वानिकी संस्थान देहरादून में। कहां पर है? देहरादून। बांस एवं बेंत वन अनुसंधान केंद्र, यह है आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। किसकी? मिजोरम की राजधानी है आइजोल, वहां पर है। कौन सा? बांस एवं बेंत वन अनुसंधान केंद्र। लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलो आगे आपने राजस्थान में भी 2 है अनुसंधान संस्थान। हाँ, काजरी, काजरी है। जब वन की बात करें तो आपने काजरी आफरी फिक्स से याद करना, काजरी और आफरी। हाँ, काजरी क्या है? इसका पूरा नाम केंद्रीय शुष्क अनुसंधान
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और ये है कहां पर, जोधपुर। है कहां पर, जोधपुर। ये देखो काजरी, ये लोगो देखो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ठीक है, कहां पर है, जोधपुर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई, 1959 में। कब हुई, 1959। देखो कितने लोगों में भी दे रखा 1959। 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर देखो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र इसके 5 है। 5 में देखो, पहला गुजरात, भुज में, गुजरात के भुज में, फिर बीकानेर, जैसलमेर, पाली मारवाड़ और लेह लद्दाख, लेह जो कि लद्दाख में, ठीक है। ये 5 इसके कार्यालय, ठीक है, 5 क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यालय। ये संस्थान प्रारंभ में मरु वनीकरण केंद्र के रूप में 1952 में टिब्बा स्थिरीकरण और छायादार वृक्ष पट्टिका रोपण हेतु स्थापित किया गया। किसके लिए, कब, 1952 में तो ये टिब्बा स्थिरीकरण और छायादार वृक्ष पट्टिका रोपण के रूप में स्थापित किया, लेकिन बाद में इसे काजरी के रूप में स्थापित किया 1959 में। 1957 में इसे मरु वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में पुनर्गठित किया। फिर देखो 1959 में पूर्ण अनुसंधान संस्थान का दर्जा मिला। ये भी अगर आ जाए कि काजरी को पूर्ण अनुसंधान संस्थान का दर्जा कब मिला, तो काजरी जब बना वो 1959 में, ठीक है। और 1960 में 1966 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के नियंत्रण में आ गया। किसके नियंत्रण में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान परिषद इसके नेतृत्व में आ गया। हाँ, फिर देखो आफरी, ये इधर लिखा है आफरी, ठीक है। हाँ, आफरी को क्या कहते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, समझ गए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये भी जोधपुर में, इसकी स्थापना 1985 में, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा भारत भर में, देश भर में स्थापित किए गए 8 संस्थानों में से एक है, ठीक है। किसके द्वारा, देहरादून जो है वहां से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा 8 ऐसे जो केंद्र स्थापित किए गए, संस्थान स्थापित किए गए, उनमें से एक आपने एरिड फॉरेस्ट जो है, क्या कहते हैं उसे, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी है, ठीक है। ये था आपने फैक्ट। अब बढ़े आगे। हाँ, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये अभी 24 तारीख को, 21 तारीख को, 21 दिसंबर को ही, अच्छा जारी लिखा है, 21 दिसंबर को ही जारी हुई थी, ठीक है। रिपोर्ट कब जारी हुई, ये 18वीं रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी, 18वीं रिपोर्ट है ये, कौन सी रिपोर्ट है, 18वीं रिपोर्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां बनता है। ये कब जारी हुई, 21 दिसंबर 2024 को इसे जारी किया गया, ठीक है। जारीकर्ता कौन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, और इसके मंत्री कौन से, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, जो कि राजस्थान से ही सांसद है। कहां, अलवर, यहां से ही ये सांसद है, ठीक है। आपने राजस्थान से ही मंत्री बने हैं। फिर देखो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष बाद प्रकाशित की जाती है। कितनी, 2 वर्ष बाद प्रकाशित की जाती है। अब तो 2025 चल रहा है, लेकिन पहले, इससे पहले जो 17वीं रिपोर्ट थी वो 2021 में आई, इसीलिए इसका नाम 2023 है। ये 2023 की रिपोर्ट है और ये 18वीं रिपोर्ट है, ठीक है। कौन सी है, 18वीं रिपोर्ट। अगली 2025 में आएगी, 2026 के आसपास आएगी, ठीक है। ये है वन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रथम बार 1987 ईस्वी में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। पहली बार कब की गई, 1987 में। कब की गई, 1987 में। और वर्तमान में ये 18वीं चल रही है। कितनी वर्ष में प्रकाशित की जाती है, 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। जारी करता कौन है, तो वो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मंत्रालय के मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, जो कि राजस्थान के अलवर से सांसद, ठीक है जी। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन
वह वृक्षावरण कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कितने? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो वन है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% भाग है। कितना? 25.17% भाग पर वन है। ठीक है, बाकी आपने होने कितने प्रतिशत भाग पे चाहिए थे? 33%। कितने? 33% भाग पर वन होने चाहिए। अहिनी राष्ट्रीय वन नीति 2000 कौन सी? 1952। कौन सी? 1952 वाली जो वन नीति थी उसके अकॉर्डिंग 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन है कितना? अभी भी 25%। बहुत पीछे है अभी भी। वनावरण कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% भूभाग है। कितना? 21.76% भाग पर वनावरण है। वनावरण होता है एक हेक्टेयर से ज्यादा जो क्षेत्र होता है वो वनावरण में आता है, इससे कम का क्षेत्र वृक्षावरण के अंतर्गत आता है। और वृक्षावरण क्षेत्र है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.14% भाग है। कितना? 3.14% भूभाग है। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो, वर्ष 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में वन व वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितनी? 2021 जो कि 17वीं रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट से 18वीं रिपोर्ट में वृद्धि कितनी हुई? तो वह 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जिनमें से 156 वर्ग किलोमीटर, कितने? 156 वर्ग किलोमीटर वनावरण क्षेत्र वह 1289 कितने? 1289 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। 156 वर्ग किलोमीटर वनावरण व 1289 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। आगे हाँ, वन एवं वृक्षावरण, वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य, यानी वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक जो वृद्धि दर्शाने वाले राज्य है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना? 684 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई पिछली रिपोर्ट से। पिछली जो रिपोर्ट थी 17वीं रिपोर्ट से 18वीं रिपोर्ट में इतनी वृद्धि हुई। फिर है उत्तर प्रदेश, इसमें 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई। ये इतना क्षेत्रफल में पिछली रिपोर्ट से वृद्धि दर्ज की गई। फिर तीसरे नंबर पे ओडिशा 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। फिर आपनो प्यारो राजस्थान 394 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की। कम से कम वृद्धि दर्ज की गई, यानी अपन जागरूक होने लगे। हाँ, वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? देखो, किसमें? वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य। फिर पहला मिजोरम शीर्ष राज्य है, 3 छोड़ो। मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई। इसमें वनावरण क्षेत्र में, वनावरण तो ये तो कॉमन है, वन और वृक्षावरण दोनों में, ये वन और वृक्षावरण में। अब वनावरण में जो वृद्धि है वो मिजोरम में है। फिर गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर में। फिर उड़ीसा 152 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, अब बढ़ो आगे, लो स्क्रीनशॉट एक बार, बढ़ो आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण, यानी सर्वाधिक वनावरण किस राज्य में है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वनावरण वाला मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है, जिसमें 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। कितना? 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या? वनावरण है।
फिर है अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, वनावरण वन से आच्छादित है। फिर छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनावरण से आच्छादित है। ठीक है, इसके बाद है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष राज्य। अब प्रतिशत की दृष्टि से ये हो गया, वनावरण की दृष्टि से क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण। अब प्रतिशत में देखो, किसमें, प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप 91.33% भाग पे वन है। कितने, 91.33। फिर मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिजोरम का ध्यान रखना। यहां देखो मिजोरम, ठीक है, कितना, 85.34% भाग पे वन है। तो आपने पहले देखा था पिछली स्लाइड में ही, सर्वाधिक वनावरण में मिजोरम पहले स्थान पे था। ठीक है, फिर देखो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 81.62% भाग पर क्या है, वनावरण। ठीक है, हाँ, फिर यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 ऐसे प्रदेश है जिनका वनावरण 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में है। तो सबसे पहले आता मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश। 4 तो ये हो गए, कौन कौन से, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और अरुणाचल प्रदेश। 4 ये हो गए। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। फिर 4 और बताते हैं। अगले 4 देखो, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, यानी जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक वनावरण है। आपने पश्चिमी राजस्थान में क्या है, कमी। हाँ, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 19 है। कितने हैं, 19 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं जिनका वनावरण 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, यह है भारत के संबंध में कुछ जानकारी। अब है राजस्थान में वनों के आंकड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ध्यान रखने योग्य बातें, तो ध्यान भी रखना इस चीज का। ठीक है, बढ़े आगे। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है, कितना, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो किससे, वनावरण से आच्छादित है। कितना, वनावरण से आच्छादित है। ठीक है, कितना, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण के प्रतिशत का 4.84% भाग है। कितना, 4.84% भाग है। ठीक है, आगे देखो, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में राजस्थान में कुल वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। ध्यान रखना, क्या दर्ज की गई, कमी दर्ज की गई। कितनी, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। तो देखो कहां कमी आ रही, 2021 में जो वनावरण था वो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर था और वर्तमान में है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, यानी 83.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की कमी दर्ज की गई। इसमें आपने वनावरण क्षेत्र, वनावरण ऐसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में राज्य के 12 जिलों में वृद्धि व 21 जिलों में कमी दर्ज की। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन यहां इंपॉर्टेंट है। तो वन से संबंधित जो भी आंकड़े आपके मिल रहे हैं, नए आंकड़े जो कि 21 तारीख को जारी हुए, 21 दिसंबर को, वही अपन पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट यानी करंट के सवाल। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण देख लो,
कितना है 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। कितना 10,841.12 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो वृक्षावरण से आच्छादित है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतने भूभाग में क्या है आपने वृक्षावरण, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या है 3.16% भाग है। कितना 3.16% भाग पर क्या है वृक्षावरण है। क्या है वृक्षावरण है। ठीक है, बढ़े आगे, हो गया जी हाँ। अब आगे देखो, वर्ष 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में वृक्षावरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, पिछली जो 17वीं रिपोर्ट थी उसकी तुलना में वृद्धि दर्ज की गई। वृक्षारोपण में जो वनावरण है उसमें 83.80 की कमी दर्ज की गई और वृक्षावरण है उसमें 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। तो आप 2021 की बात करें तो 2021 में वृक्षावरण था 8,733 वर्ग किलोमीटर। कितना था 8,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षावरण था और वर्तमान में कितना है 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ओके। राज्य में वनों व वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र कितना है 27,389.33 वर्ग किलोमीटर है। वो किसे वनों व वृक्षों से आच्छादित है, देख लो, गिन लो। ठीक है, हाँ, दोनों को मिलाकर वन और वृक्ष। हाँ, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। कितना है 8% वन व वृक्षों से आच्छादित है। अब आपके आंकड़े शुरू हो रहे हैं। राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम वनावरण वाले जिले, तो पहले सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से? सर्वाधिक उदयपुर, कितना है 2767.30 वर्ग किलोमीटर। कितना है 2767। हाँ, फिर है अलवर, कितना है 1198.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है वनावरण है। फिर है प्रतापगढ़ 996.86 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लास्ट में चित्तौड़ में 988.08 वर्ग किलोमीटर। 12 में 975.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो किससे, ये जो क्षेत्र है वो वनावरण है। अगर आपके सवाल आ जाए 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वाले जिले, तो ये 2 जिले हैं। कौन से 2 जिले? 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वनावरण। ठीक है ना, ओके। यहां हो गया 2 ऐसे जिले हैं जिसमें 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वनावरण है। ठीक, फिर है न्यूनतम वनावरण वाले, क्या है न्यूनतम वनावरण वाले जिले। तो देख लो न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन कौन से है। चूरू में कितना है 62.72 वर्ग किलोमीटर। कितना 62.73 वर्ग किलोमीटर जो भाग है वो वन से आच्छादित है। उसके बाद आता हनुमानगढ़ का नंबर 92.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि किसे है वनावरण से आच्छादित है। उसके बाद नंबर आता 3 पे जोधपुर 111.23 वर्ग किलोमीटर। फिर है श्री गंगानगर 113.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि वनावरण है।
फिर है दौसा, दौसा में 121.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण। ठीक है, कितना? 121.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण है। तो यहां पे भी दो ऐसे जिले हैं, दो जिले ऐसे हैं जिसमें 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में वन है। कितने? 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में वन है, वो है चूरू है हनुमानगढ़। ठीक है जी हाँ, बेटे आगे लो स्क्रीनशॉट। जी हाँ, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, वहां था वनावरण, यहां है प्रतिशत। क्या है? यहां पे है प्रतिशत, फिर है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत। सर्वाधिक प्रतिशत में उदयपुर 23.60। कितने? 23.60% भाग पर। प्रतापगढ़ में 22.48% भाग पर वन है। ठीक है, सिरोही के 17.50% पर वन है। ये पहाड़ी इलाके है सारे, ये देखो उदयपुर पहाड़ी इलाका, अरावली वाला, ये सिरोही भी है। फिर करौली, करौली में 15.18% जो भाग है वो वन से आच्छादित है। फिर अलवर, अलवर में 14.30% भाग पर वन है। ठीक है, 20 से ज्यादा पूछे तो दो है ही है। यहां देखो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत चूरू 0.45% भाग, नोर बिल्कुल कम, ना के बराबर। जोधपुर 0.49% भाग पर वन है, इसमें भी पिछड़े हुए। बीकानेर 0.86, जैसलमेर 0.89% और हनुमानगढ़ है 0.95%। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है आपने, ये है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले। कौन सा? चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। ठीक है, दो जो जिले है वो जोधपुर संभाग के, तीन जो आपने बीकानेर के। ठीक है, हाँ। फिर देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में है। ठीक है, क्या है? राजस्थान के 6 जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1% से कम वनावरण है। यहां पर 5 अपन को दे रखा है, छठा बाड़मेर है, बाड़मेर ये। हाँ, ये 6 जिले हैं जिसमें 1% से भी कम क्षेत्र में वनावरण है, 1% से भी कम क्षेत्र में वनावरण है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र है वो 5476.75% कितने वर्ग किलोमीटर है। हाँ, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का झाड़ी क्षेत्र प्रतिशत है वो 1.60% है। कितना? 1.60% भाग पर झाड़ी क्षेत्र। हाँ, 2021 की तुलना में 2023 में 2021 की तुलना में 2023 में झाड़ी क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई? 668.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। किससे? 2021 की तुलना में 2023 की जो रिपोर्ट है, यानी 18वीं रिपोर्ट में इतनी वृद्धि हुई। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली में कितना? 453.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ी क्षेत्र है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में न्यूनतम है, हनुमानगढ़ में न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र है वो है 8.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली में, न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, हाँ जी, बढ़े आगे, बढ़ो। ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वन आच्छादन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सारणी है, सारणी टाइप। अत्यधिक सघन वन VDF, अत्यधिक
सघन वन वो है 223.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.07% है। फिर है मध्यम सघन वन, मीडियम होता है मीडियम, MDF, यह है 4237.4 एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यह है 1.2% भौगोलिक क्षेत्र। कितना? 1.24%। फिर है खुले वन जिसे ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है, 12,087.0660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जो कि 3.53 वर्ग किलोमीटर प्रतिशत है। कितना? 3.53% भौगोलिक क्षेत्र में। और कुल की बात करें, टोटल है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, हो गया ना? हाँ। और 4.84 कुल भौगोलिक क्षेत्र का, 4.84 ये अपने पहले आंकड़े पढ़े, ये आंकड़े यहां मिलाने आते हैं। इसमें से ये वन इतने हैं, ये मीडियम इतने हैं, खुले वन इतने हैं, बस ये चीज मिलानी। फिर जाड़ी क्षेत्र देखो, स्कर्प जिसे कहते हैं, वो है आपने 5,476.75 वर्ग किलोमीटर, और ये 1.60% भूभाग पर जाड़ी क्षेत्र। ठीक है, हाँ ये देख लो, ये आंकड़े जाड़ी क्षेत्र के। ओके, लो स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। हाँ, अब है भौगोलिक लक्षण व वितरण के आधार पर किसका वर्गीकरण एवं विशेषताएं। किसका? वन का। वन है ना, वन की विशेषताएं। सबसे पहले शुष्क सागवान वन, जो कि 6.86% भाग पर है। वर्षा की मात्रा 75 या 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में, कहां है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये वन पाए जाते हैं। किसमें? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। और इसमें वृक्ष कौन कौन से आते हैं? आम, बरगद, गोंद, तेंदू, जाल, गुल्लर, खेर, महुआ, सागवान आदि वृक्ष इसमें आते हैं। विशेषता क्या है? इनमें सामान्य ऊंचाई कितनी? 10 से 21 मीटर तक होती है। उपयोग कहां किया जाता है? भवन में फर्नीचर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क दोहक वन, सर्वाधिक यही है, देखो सर्वाधिक लिखा, सर्वाधिक यही है 58.11% में। और वर्षा की मात्रा 50 से 80 सेंटीमीटर तक। अरावली व मैदानी क्षेत्रों में ये इनका विस्तार है। इसमें सर्वाधिक जो वन है वो दोगड़ा, राजस्थान में सर्वाधिक वन दोगड़ा। ठीक है, और फिर खेर, डाक, पलास, साल, मांस आदि, ये जो वन है ये जो वृक्ष इसमें शामिल है। इसका उपयोग ईंधन व कोयला निर्माण में किया जाता है। ऊंचाई है 8 से 12 मीटर तक, 8 से 12 मीटर तक। 3 पे देखो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन, यह है 28.34% भाग पर। कितने? 28.34% भाग पर ये वाले वृक्ष है। कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। इसमें वर्षा की मात्रा 80 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैदानी भाग में सर्वाधिक है, मैदानी भाग में सर्वाधिक है। वृक्ष कौन कौन से? शीशम, गुल्लर, नीम, खस, सालर, बांस, कीकर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, करुंदा, अमलतास, पीपल आदि ये वृक्ष इसमें शामिल है। और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। कौन सा? शुष्क मानसूनी वन भी कहा जाता है। सर्वाधिक क्षति इन्हें हुई है। मजबूत व बहु प्रयोजनशील वृक्ष होते हैं। ये सारे क्या है? अनेक इनके प्रयोग मतलब उपयोग किया जाता है। शुष्क कांटेदार वन 6.26%, 30 सेंटीमीटर से कम। पश्चिम राजस्थान मरुस्थल में खेजड़ी ये इसमें सर्वाधिक है। थोर, कैक्टस, बबुल, रोइडा आदि, ये सेवण, दामन, करड़, अंजन, मुराद आदि घासें भी शामिल है।
ये अगले जो क्लास है उसमें ये भी करवा देंगे, सेवन जामन जो भी घासें हैं वो भी। इन्हें मृदविद या जीरोफाइट भी कहते हैं। सर्वाधिक ओरण इसी में, किसमें, इस क्षेत्र में सर्वाधिक ओरण। फिर है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि सबसे कम है 0.39% में। वर्षा होनी चाहिए 120 से 150। आबू पर्वतीय क्षेत्र में इनका विस्तार है। इसमें कौन कौन से वृक्ष शामिल है? आम, सागवान, जामुन, नीम, बांस, ये जो वृक्ष है ये इसमें शामिल है। फिर देखो ये सदा हरे भरे रहते हैं। औषधि युक्त वृक्ष ज्यादा है, 830 प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती है, ठीक है, इन क्षेत्रों में। इसमें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। चल, आज की क्लास हुई यहीं पर पूरी। तो आज अपन ने पढ़ा जल और वन के बारे में। कल मरुस्थल और अपने नम भूमि के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।